So hello everyone and welcome back to my channel and welcome back to your favorite series of British literature. Today it's time for lesson number 4 जिसका नाम है एज ऑफ रिवाइवल. आई एम प्रिटी श्योर आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पबजी खेला होगा या फिर अपने आसपास किसी को पबजी खेलते हुए देखा होगा. उस पर्टिकुलर गेम में एक टर्म आता है रिवाइव करना. जब आपके उस प्लेयर को कोई चोट लग जाती है या इंजरी हो जाती है, गोली लग जाती है, तो वो अपने आप को रीस्टोर करने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक पीता है या फिर उसके पास फर्स्ट एड किट होती है, उससे अपने आप को ठीक करता है. तो ये पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट करेगा आज की हमारी एज को समझने में कि रिवाइव करने का मतलब होता है एक ऐसी चीज को रीस्टोर करना जो या तो मर चुकी है या फिर पूरी तरीके से नहीं मरी है, वो डिमिनिश हो गई है, उसको आप वापस से पुनर्जागृत करने की कोशिश करते हो. तो हमारी ये जो एज है, एज ऑफ रिवाइवल, इसमें हम लोग क्या जागृत करने की कोशिश करेंगे, किस चीज को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको आज के इस वीडियो में पता लगने वाला है. आप सबको पता है कि इससे पहले जो हम लोग ने एज पढ़ी थी वो थी एज ऑफ चौसर, जहां पे हम लोग ने 14th सेंचुरी के अंदर बेटा देखा कि हमारे जो मेजर डोमिनेशन था वो था हमारे राइटर जॉफरी चौसर का. ये हमारे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज के बाद आते हैं, एंग्लो नॉर्मन एज के बाद आते हैं. एंड ये इतना अच्छा इंग्लिश में काम करते हैं, नए इन्वेंशंस करते हैं, इनकी पोएट्री इतनी ज्यादा अच्छी होती है दैट द इंटायर एज गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज नेम एंड हिज वर्क्स. एंड ये काफ़ी सारे चेंजेस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आते हैं. पहले ओल्ड इंग्लिश थी, फिर मिडिल इंग्लिश थी. मिडिल इंग्लिश में भी इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और इतने सारे नए इन्वेंशंस किए वर्स में, पोएट्री में, जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश में टिल टुडे यूज किए जा रहे हैं. सो ही इज नोन एज राइटली द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एंड आपके चौसर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट था हमारे 14th सेंचुरी पे एंड इंग्लिश लिटरेचर पे. नाउ व्हाट हैपेंस कि जब इनकी डेथ हो जाती है, चौसर की डेथ हो जाती है, तो हमारी जो वो एज है वो पूरी तरीके से डार्क एज में चली जाती है. इनके बाद कोई ऐसा प्रोमिनेंट राइटर आ ही नहीं पाता है जो इनके कंपैरिजन में काम लिख पाए, या फिर अगर वो काम लिखता है, इनको इमिटेट करने की भी बहुत लोगों ने कोशिश की है. जो आप स्कॉटिश एंड इंग्लिश चौसेरियंस के नाम पे आगे जाके पढ़ने वाले हो, वो उनके काम इनको इमिटेट तो करते हैं लेकिन इनकी तरह इतने महान नहीं होते हैं कि उस पर्टिकुलर एज में बोला जाए कि हाँ ये बहुत अच्छे राइटर्स हैं, या फिर हमारे लिटरेचर में कुछ नया हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है. सिर्फ इनकी ही इमिटेशन या फिर इनकी ही कहानियों, इनकी पोइट्री को उठा के वो लोग आगे बस बढ़ा देते हैं या फिर उसके आगे अपने सीक्वल्स लिखने लगते हैं एंड दैट्स इट. तो आपके एज ऑफ चौसर के बाद जो एज आती है, इमीडिएटली जो बाद में आती है, वो बहुत ही ज्यादा डार्क एज मानी जा सकती है क्योंकि इनके बाद कोई ऐसा मेजर राइटर नहीं आया. ऑल्सो हम लोग ने एज ऑफ चौसर में ये भी देखा था कि 100 ईयर्स वॉर चल रहा था. भाई 100 ईयर्स वॉर आपका 1337 में स्टार्ट हुआ, तो भाई 100 साल तक तो चलेगा, जो आपकी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में भी कंटिन्यू रहता है. तो आपके एज ऑफ रिवाइवल के स्टार्टिंग में काफी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे एंड आपके वॉर्स हो रहे थे, विच यू विल कम टू नो राइट नाउ. आपको जो पीरियड याद रखना है बेटा वो ये याद रखना है कि आपके 1343 टू 1400 तक चौसर की एज मानी जाती है. एग्जैक्टली आफ्टर दैट 1400 टू 1550 एडी आपकी एज ऑफ रिवाइवल मानी जाती है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो एज है एक वॉल्केनिक पीरियड माना जाता है इंग्लिश की पूरी हिस्ट्री में, बिकॉज ऑलरेडी आपका 100 ईयर वॉर चल रहा था. ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना. जहां पे आपकी इंटरनल कंट्री लड़ाई कर रही है एक फॉरेन कंट्री से, तो ये एक बहुत बड़ा वॉर है जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है. एंड जब वॉर चलता है तो ऐसा नहीं है कि सब बहुत खुश होते हैं अपने घर पे बैठ के भैया पोएट्री लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं. आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है पॉलिटिकली भी एंड सोशली भी. अपार्ट फ्रॉम दैट चल रहे थे बहुत सारे सिविल वॉर. सिविल वॉर्स क्या होते हैं कि आप अपनी कंट्री एंड दूसरे की कंट्री से तो लड़ाई इन अ स्टेट ऑफ वॉर हो, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वॉर्स हो रहे थे जो आपकी खुद की कंट्री के अंदर चल रहे थे. जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये वॉर ऑफ रोजेस जो चल रहा था आपके हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड हाउस ऑफ रोजेस, हाउस ऑफ योक्स के बीच में, जो गद्दी के लिए आपस में ही आपकी जो मोनार्की थी वो लड़ाई कर रही थी. तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा एरा जहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉर हो रहे हो, वहां पे लिटरेचर तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके और भी बहुत सारे क्या चल रहे थे, वॉर्स चल रहे थे. तो स्टार्टिंग में ही आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि क्या आपकी उस पर्टिकुलर एरा में चल रहा था. नाउ रिवाइवल ऑफ लर्निंग, उसके बाद भी इस एज को एज ऑफ रिवाइवल और रिवाइवल ऑफ लर्निंग कहा जाता है. कुछ तो ऐसा बहुत अच्छा हुआ होगा जहां पे लर्निंग आपकी स्प्राउट करती है एंड ब्लूम कर ले जाती है. इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना कि जब आप
बहुत सारे वॉर से गुजरते हो, पॉलिटिकली भी लोगों को लड़ाई करते हुए देखते हो, तो आप अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करते हो। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे 100 years वॉर हुआ था, पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ था, एंड आपका फेमीन वगैरह आया हुआ था पहले, जो आपके लोग थे ना बहुत ज्यादा एनलाइटन हो गए थे, साइंसेस की तरफ जा रहे थे, लिटरेचर की तरफ जा रहे थे, एंड दे वर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर क्रिएटिविटी एंड देयर माइंड। तो इस पर्टिकुलर एज को ह्यूमनिज्म की भी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की भी अगर आप उससे देखोगे, नजरिए से देखोगे, तो यहाँ पे पीपल वर गेटिंग एनलाइटेंड, दे वर एजुकेटिंग देमसेल्व्स। एंड हाउ वर दे एजुकेटिंग देमसेल्व्स? जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारी एज ऑफ रिवाइवल में होता है, जो हमारी एजुकेशन, रीडिंग को बढ़ावा देता है, वो था अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। इससे पहले आपके हैंड रिटन हर चीज लिखी जाती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, पर आपकी आ जाती है प्रिंटिंग प्रेस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके जोहानस गटनबर्ग थे, उन्होंने इन्वेंट किया आपकी प्रिंटिंग प्रेस को, पर इंग्लैंड में आपके प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में कौन लेके आता है? विलियम कैक्सटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि इन्वेंट किसने किया, बट इंग्लैंड में कौन लेके आया, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब प्रिंटिंग प्रेस जब आपकी आ जाती है तो जाहिर सी बात है किताबें छपने लगेंगी, किताबें लोगों तक पहुंचने लगेगी, एंड जितनी ज्यादा किताबें आप लोग तक पहुंचेंगे, आप सपोज करो इंटरनेट यहाँ पे बंद हो जाए तो आप तक हमारे वीडियोस, तरह तरह की जो ज्ञान के वीडियोस है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, जैसे इंटरनेट के आने के बाद, देयर इज एन अपसर्ज ऑफ एजुकेशन, अपसर्ज ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एवरीवेयर। वही सेम चीज आपके क्या होती है? एज ऑफ रिवाइवल में होती है, जो एक बहुत बड़ा बूस्ट देता है आपकी लर्निंग को, एनलाइटनमेंट को, एंड आपकी एजुकेशन को। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके कई सारे इसकी वजह से स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड मोनास्ट्रीज। आपके पहले के टाइम पे जब आपके बुक्स नहीं थी, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ चर्च एंड चर्च से ही रिलेशन में जितनी मोनास्ट्रीज थी उतनी ही एजुकेशन दी जाती थी जितनी आपके प्रीस्ट को, मॉन्क को सही लगती थी, एंड वो लोग अपनी लैंग्वेज खुद ही चूज करते थे। ये एक बहुत बड़ा बैरियर था। आपके पास एक ऐसा इंसान जो आपको वही पढ़ाए जो उसके अकॉर्डिंग सही हो, ना कि जो आपके लिए सही हो या आप जो पढ़ना चाहते हो। इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया था किताबों के आने के बाद, कि आपकी जो बुक्स निकल के आती हैं वो लोगों को एक चॉइस देती हैं कि मैं कौन से फील्ड में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एंड व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज डू आई विल आई प्रेफर टू पुट इनसाइड माय माइंड। आपके बुक्स के आने के बाद ये एक बहुत बड़ा चेंज आया था। ग्रीक आइडियाज, ग्रीक कल्चर भी आपके इंग्लैंड में रेनेसां की वजह से आए थे। धीरे धीरे हम लोग इसकी जो नेक्स्ट एज है, हमारी एज ऑफ एलिजाबेथन एज, जहां पर रेनेसां का बहुत बड़ा अपसर्ज आने वाला है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो धीरे धीरे लर्निंग आपकी बढ़ रही थी। Apart from that, man's spiritual freedom was proclaimed in the form of reformation. Another very very important point and important event जो आपके age of revival में होता है, वो होता है आपका reformation, which is also known as Protestant Reformation. Now you have to understand कि आपकी Christianity पहले किस फॉर्म में थी? कैथोलिसिज्म के ही फॉर्म में थी, एंड वो लोग जो आपके बताते थे, प्रीस्ट, मॉन्क, आपके पादरी जो थे, जिस लैंग्वेज में बताते थे, आपको अगर याद होगा मैंने बताया था कि उन लोग की लैंग्वेज थी लेटिन, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो वो लोग आपको जो कुछ भी बता देते थे आपको वही सुनना पड़ता था। ओ माय गॉड पिक्चर में आप लोग ने देखा होगा कि हमारे जो पंडित हैं वो संस्कृत श्लोक्स का यूज करते हैं, एंड आपको जो भी कर्म कांड बताते हैं वो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बताते हैं। नॉर्मल लोगों को उसकी ना कोई जानकारी होती है, ना उसका ट्रांसलेशन होता है, सो दे गेट समटाइम्स फूल्ड बाय दोस काइंड ऑफ पीपल कि वो लोग जो बता रहे हैं बस उसको वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे। सेम वही चीज बेटा आपकी हो रही थी कैथोलिसिज्म के अंदर भी, कि आपके जो प्रीस्ट हैं, मॉन्क हैं, ये लोग जो बता रहे थे अपनी लेटिन भाषा में, स्क्रिप्चर्स में, भगवान ने ये बोला है तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब आपके पास इंग्लिश में तो बाइबल है नहीं जो आप उसको टेस्टिफाई कर पाओ कि भैया हम लोग को पागल बनाया जा रहा है या फिर एक्चुअल में गॉड ऐसा हम लोग से चाहते हैं। तो इसकी वजह से एक आपके सेक्ट ऑफ पीपल को बड़ी नाराजगी हो गई थी कि स्पिरिचुअलिटी, गॉड के करीब आना हम लोग की अपनी एक चॉइस होनी चाहिए, उसमें बीच में एक मीडियम नहीं होना चाहिए विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीस्ट और मॉन्क। तो आपके कुछ एक ऐसा ब्रांच निकल के आती है क्रिश्चियनिटी की विच इज नोन एज रिफॉर्मेशन, जिसके आपके लीडर थे मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने इस पर्टिकुलर पूरे आपके जो बोल सकते हैं मूवमेंट को चलाया था। इन्होंने 95 थीसिस का एक पूरा बोल सकते हैं प्रोस लिखा था, पॉइंट्स लिखे थे, जहां पे इल इफेक्ट्स बताए थे आपके चर्च के कि ये करप्शन आपके चर्च में चल रहा है, और उसको एक टावर पे आपके चिपका दिया था। गटनबर्ग टावर था शायद आपका, वहां पे चिपका दिया था, एंड लोगों को इसकी वजह से काफी सारी जानकारी होने लगी।
आपके इस पर्टिकुलर रिफॉर्मेशन के मूवमेंट की वजह से किस चीज को जन्म मिलता है, आपके उस टाइम के बहुत प्रोज को बढ़ावा मिलता है। भाई अगर आप फैला रहे हो कि देखो ये गलत चीजें चल रही हैं हमारे चर्च में, कितना करप्शन चल रहा है, कितना सिंस के नाम पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे चल रही थी, तो प्रोज ने इस चीज को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। एंड इससे आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन भी पूछा है विच आई विल शो यू एट द एंड। तो ये एक मेजर इवेंट था जो हम लोग को पता लग गया था, पॉलिटिकली भी चेंजेस आ रहे थे, आपके इनलाइटनमेंट इन एजुकेशन एंड लिटरेचर में भी चेंजेस आ रहे थे, एंड रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल वाइज भी आपका चेंज आया। आपका एक अलग सेक्ट निकल के आ जाता है प्रोटेस्टेंटिज्म। सेम चीज आपका कैथोलिसिज्म से लड़ाई करने का स्विट्जरलैंड में भी चला था, जो आपके चलाया था जॉन कैल्विन ने, विच इज नोन बाय द नेम ऑफ द मूवमेंट कैल्विनिज्म। तो उनका तरीका अलग था प्रोटेस्टेंटिज्म से, लेकिन वो लोग लड़ एक ही चीज के लिए रहे थे कि उनको एक अलग सेक्ट चाहिए जहां पे उनकी खुद का से हो अपनी रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, इसी वजह से आपके निकल के आते हैं बाइबल ट्रांसलेशंस। इस एज में आपके काफी सारे बाइबल ट्रांसलेशंस होते हैं, नए नए आपके मॉन्क्स आते हैं, प्रीस्ट आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, जो चाहते हैं कि वो भगवान की बातों को, भगवान में जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको कॉमन पीपल तक पहुंचाएं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विक्लिफ्स बाइबल। नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, मेरी फुल वीडियो बनी हुई है कंप्लीट बाइबल ट्रांसलेशन, स्टार्ट फ्रॉम द हेब्रू, आपकी जो ओरिजिनल थी, देन आपकी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, देन जितने भी ट्रांसलेशंस हुए मैंने एक भी नहीं छोड़ा है उस पर्टिकुलर वीडियो में। तो फ्रॉम अ लिटरेचर स्टूडेंट इट इज एक्सपेक्टेड कि आप उस वीडियो को जरूर देखो। आपको हमेशा उस वीडियो से क्वेश्चंस मतलब निकल के आ जाएंगे यूजीसी नेट में या फिर किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में, बाइबल ट्रांसलेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 वीडियो का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मैंने एक पूरे वीडियो में पूरी बाइबल ट्रांसलेशंस बताई हैं, दूसरे वीडियो में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आए हैं वो आपको वहां लगाने को देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले जिस बच्चे ने उन दोनों वीडियोस को देख लिया, यू आर सॉर्टेड फ्रॉम बाइबल ट्रांसलेशंस, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ये आपके पास छोटी सी लिस्ट है, पर उस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बहुत ही स्टोरी के फॉर्मेट में मैंने वो समझाया है, ठीक है। तो ये एक मेजर इवेंट हो गया। उसके बाद आपके इस एज के जो फेमस राइटर्स आते हैं वो भी बेटा आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला आपका नाम है इरास्मस का। अगेन ही वाज अ वेरी फेमस प्रीस्ट, जो आपके रिफॉर्मेशन मूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ है इनका। पर ये आपके मार्टिन लूथर किंग से थोड़ा सा अलग सोचते थे। ये आपके चर्च के क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा सहमति में थे। सेम आपके थॉमस मोर भी हैं जिन्होंने यूटोपिया लिखा है, ये आपके चर्च की सहमति में थे। ये थॉमस मोर को तो आपका डायरेक्टली रॉयल पेट्रोनेज मिली हुई थी और उनका किंगडम से बहुत अच्छा साथ था, तो भाई चर्च एंड उस टाइम की पावर वाली जो कैथोलिसिज्म है उसके अगेंस्ट ही नहीं गए हैं। अब आपके लिए जो वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं, जिससे वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे प्रेज ऑफ फॉली, थॉमस मोर का यूटोपिया। यूटोपिया इज वन सच वर्क जिससे आई हैव सीन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, 25 प्लस क्वेश्चंस आपके यूटोपिया से आए हुए हैं। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक एक डिटेल आपको करके जानी है। एट द एंड आई विल शो यू सम क्वेश्चंस एज वेल। यूटोपिया को बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन वाइज, उसमें कौन लोग रहते थे, कौन नरेटर बता रहा है, वहां के लोगों को कौन सा गेम पसंद था, लेजर एक्टिविटी उनकी क्या थी, क्या करते थे, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू, ठीक है। विलियम टिंडेल आ जाते हैं, इन्होंने भी अपनी एक ट्रांसलेशन लिखा है आपके बाइबल का। रिचर्ड टॉटल आ जाते हैं, टॉटल्स मिसलेनी इन्होंने लिखा है, जो उस टाइम की फर्स्ट पब्लिश्ड एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री मानी जाती है। 1557 में आई सपोज ये आई थी। देन 2 नाम हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थॉमस वैट एंड हमारे हेनरी हॉवर्ड, जो आपके सोनेट लेके आते हैं हमारे इंग्लैंड में, इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये बोथ इटालियन एज वेल एज पेट्रार्कन सोनेट ये ऑल्सो इंट्रोड्यूस करते हैं आपके हेनरी हॉवर्ड, विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ अर्ल ऑफ सरे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैंक वर्ड्स इन्होंने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, और इनके सोनेट को जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे लेके आए, दैट पर्टिकुलर थिंग वॉज फॉलोड बाय शेक्सपियर। तो आपकी ये जो सोनेट है, इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। देन वी हैव रॉबर्ट एशम, वी हैव थॉमस मैलरी जिन्होंने लिखा है ले मोटे दी अर्थर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क विच यू मस्ट नो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको सर्च करके पढ़ो जाके, अर्थरियन लेजेंड्स के बारे में इन्होंने कहानी लिखी हुई है। देन वी हैव ऑल द चौसेरियंस, द स्कॉटिश चौसेरियंस एंड द इंग्लिश चौसेरियंस। चौसर को फॉलो करने वाले एंड इमिटेट करने वाले कुछ ऐसे राइटर्स आए थे जिनके नाम आपको रटे होने
चाहिए, जरूर से आपको पता होनी चाहिए। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक अ शॉर्ट ऑन दैट, आई विल मेक दैट वेरी सून, जो आपको एग्जाम से पहले मिल जाए। तो चौसेरियंस आपके इस एज में आते हैं जो चौसर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनका नाम फेमस तो हो जाता है बट दे कुड नॉट बिकम दैट ग्रेट एज चौसर, ठीक है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अब हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे इस एज में से जो आए हैं। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इस एज में से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। रिलीजियस कंट्रोवर्सीज इन इंग्लैंड पर्टिकुलरली इन द 15th सेंचुरी लेड टू द प्रमोशन ऑफ। आपकी एज ऑफ रिवाइवल 15th सेंचुरी में जो रिलीजियस कंट्रोवर्सीज हुई थी, रिलीजियस कंट्रोवर्सीज कौन से हुई थी कि कैथोलिसिज्म से आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट चलता है एंड प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट होता है, वो अलग हो जाता है। इसने किस चीज को बढ़ावा दिया? तो इसने आपके बढ़ावा दिया है इंग्लिश प्रोज को, क्योंकि वो लोग लोगों को एजुकेट कर रहे थे, चीजें फैला रहे थे, तो लिख के ही तो फैलाएंगे। उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं, तो इसने बढ़ावा दिया आपके प्रोज को। एंड वाई प्रोज को? भाई पोएट्री में तो लिख के ये लोग इंफॉर्मेशन को नहीं फैलाएंगे भाई। पोएट्री इज समथिंग एल्स व्हिच इज मेंट फॉर प्लेजर एक्टिविटीज, या फिर उसमें बहुत थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं। प्रोज इज समथिंग जो आप तुरंत पढ़ के इंफॉर्मेशन ले लेते हो। सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। इन थॉमस मोर्स यूटोपिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजर पास टाइम्स इज नॉट अ फेवरेट अमंग द यूटोपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्क है आपका। इफ यू हैव नॉट डन दिस वर्क, प्लीज प्लीज आई रिकमेंड कि भाई इसको सर्च करो और पूरा एक बार पढ़ के जो एग्जाम से बिल्कुल पहले पढ़ोगे तो आपके दिमाग में फ्रेश भी रहेगा। इसके सारे क्वेश्चंस लगा लेना, कुछ भी नहीं बचने वाला है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। यूटोपियंस का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था? वो था डाइसिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। इतने डिटेल में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। Then, in Thomas More's Utopia, the fictional traveler Raphael Hathloday, second name in Greek means, जो आपका नरेटर था, जो ये कहानी बताता है अपनी, Raphael Hathloday, वो उसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे उसके ग्रीक नेम का मतलब पूछा गया है, जो कि है डिस्पेंसर ऑफ द नॉनसेंस। जिन बच्चों ने किया है उनके लिए क्वेश्चंस मस्ट बी लाइक अ केक वॉक, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है प्लीज बेटा जाके कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस व्याट एंड द अर्ल ऑफ सरे jointly brought out Tottle's Miscellany during the Renaissance. Identify the names of Earl of Surrey from the following. अब इस बात से कंफ्यूज मत होना कि रिचर्ड टॉटल का वर्क है Tottle's Miscellany, लेकिन उसके अंदर कुछ सोनेट्स गए होंगे, कुछ वर्क्स गए होंगे, वो आपके दिए थे हेनरी हॉवर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे ने। अर्ल ऑफ सरे आपसे पूछा गया कि कौन है, वो है आपके हेनरी हॉवर्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होगा। अगर आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसको यहीं पे लर्न करके जाओ, इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो आपके इस एज में से, तो आप जाके ब्रिटिश लिटरेचर की जो हमारी सीरीज है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज है, उसको बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पे चाहे ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, लैंग्वेज एंड पेडागोजी, कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैंने पूरे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस को, जितने 4000 है, उसको बहुत ही मेहनत से सिग्रीगेट करके रखा है, सॉर्ट करके रखा है। अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर लगाना चाहोगे तो सिर्फ उस पर क्लिक करके ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आएंगे। कोई और सेक्शन लगाना चाहोगे तो वो पर्टिकुलर सेक्शन आपके सामने खुल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग प्रैक्टिस करने के लिए, कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी मिल जाते हैं, अगर आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी आपको मिल जाते हैं। एंड दीज आर ऑल पीवाईक्यूज, कोई इधर उधर के लाए हुए कोई छोटे छोटे एमसीक्यूज नहीं है, सारे 4000 प्लस आपके पीवाईक्यूज हैं, जो हर एग्जाम के बाद अपडेट हो जाएंगे एंड उसमें एड ऑन हो जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से इसको जाके चेकआउट कर सकते हो। विद दैट आपकी यू नो कि आई टीच ऑन यूट्यूब, लेकिन उसके अलावा भी आपको मैं मिल जाऊंगी हमारे टेलीग्राम पे, जो आपको मिल जाते हैं जहां पे फ्री पीवाईक्यूज। तो अगर आपने अभी तक अवेल नहीं किया है या नहीं ज्वाइन किया है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, तो उसको जरूर से जाके ज्वाइन कर लो, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई होप आपका रिविजन बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड मेरी सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई और टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का जो पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके जा सकते हो एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान देते रहो एंड या विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। बाय।